नमस्कार दोस्तों, मैं मेघा स्वागत करती हूँ आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद मेघा पाठक पर। दोस्तों, आप लोगों के लिए मैं टेस्ट 7 लेकर के आ गई हूँ। हिंदी शिक्षण विधियों के कॉमन शिक्षण विधियों का लगातार हम लोग यहाँ पर टेस्ट ले रहे हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, भाषा अर्जन में महत्वपूर्ण है। तो देखिए, भाषा अर्जन में क्या महत्वपूर्ण है। पहला है भाषा के विभिन्न रूपों का प्रयोग, भाषा का व्याकरण, पाठ्य पुस्तक या भाषा का शिक्षक। तो देखिए, भाषा अर्जन जो की जाती है वो भाषा का विभिन्न रूपों में जो प्रयोग होता है उस आधार पर की जाती है। तो जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एक, भाषा के विभिन्न रूपों का प्रयोग। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य है। पहला, भाषा सीखते समय त्रुटियां बिल्कुल न करना। दूसरा, भाषा की बारीकी और सौंदर्य बोध को सही रूप से समझने की क्षमता को हतोत्साहित करना। तो देखिए, ये तो हो ही नहीं सकता। ये दोनों जो पॉइंट हैं ये तो नेगेटिव हैं, तो ये तो क्रॉस हो जाते हैं। तीसरा जो है वो है भाषा के व्याकरण सीखने पर बल देना। देखिए, भाषा में हम लोग व्याकरण नहीं सीखते हैं बल्कि जो है भाषा का जो है उपयोग करना सीखते हैं। भाषा में दूसरों के जो विचार हैं उन्हें समझना और अपने विचारों को अभिव्यक्त करना सीखते हैं। तो देखिए, इसमें जो फोर्थ पॉइंट जो दे रखा है वो दे रखा है, निजी अनुभवों के आधार पर भाषा का सृजनशील प्रयोग करना। तो देखिए, सबसे ज़्यादा पॉजिटिव जो सेंटेंस है वो यहीं पर दे रखा है। तो जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 4, निजी अनुभवों के आधार पर भाषा का सृजनशील प्रयोग करना। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, प्रश्न पूछना, प्रतिक्रिया व्यक्त करना, परिचर्चा में भाग लेना, वर्णन करना। देखिए, वर्ण नहीं है, वर्णन करना भाषा आकलन के तरीके मात्र हैं। तो देखिए, मात्र लग गया है तो ये नेगेटिव है, सीमित कर देता है आंसर, तो नेगेटिव पॉइंट हो जाता है। दूसरा है, भाषा सीखने सिखाने तथा आकलन के तरीके हैं। तीसरा, केवल शिक्षण पद्धति है, केवल साहित्यिक गतिविधियां। तो देखिए, दोनों में भी केवल शब्द लग गया और आपको पता है जहाँ पर केवल मात्र इस तरीके के शब्दों का यूज़ किया जाता है वो जो सेंटेंस होते हैं वो नेगेटिव सेंटेंस हो जाते हैं। तो इसमें जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 2, भाषा सीखने सिखाने तथा आकलन के तरीके हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, बहुभाषिक तथा बहुसांस्कृतिक लिख रहा है दोस्तों ये। बहुभाषिक तथा बहुसांस्कृतिक कक्षा में बच्चों की मातृभाषा को समुचित सम्मान स्थान देते हुए मानक भाषा से भी परिचय कराना चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। तो पॉइंट नंबर 1 आई थिंक यही आंसर रहेगा, बाकी के हम पढ़ के देख लेते हैं। दूसरा जो है, बच्चों को केवल मानक, देखिए केवल शब्द आ गया तो सीधी सी बात है ये आंसर नेगेटिव है। केवल मानक भाषा का प्रयोग के लिए ही पुरस्कृत करना चाहिए, ऐसा नहीं होता। बच्चों की मातृभाषा का प्रयोग वर्जित होना चाहिए। देखिए, ऐसा हो ही नहीं सकता क्योंकि जो बच्चा है वो अपनी मातृभाषा सबसे ज़्यादा जानता है, तो फिर बात को कैसे समझेगा, तो ऐसा तो हो नहीं सकता। बच्चों की मातृभाषा का ही सदैव प्रयोग किया जाना चाहिए। देखिए, ऐसा नहीं है, हमें टारगेट लैंग्वेज यानी कि जो हमने जो मानक भाषा है जिसको हमें बच्चे को सिखाना है उसको सिखाने के लिए जो है बच्चे की मातृभाषा का प्रयोग किया जाना चाहिए। तो देखिए, इसका पॉइंट नंबर 1 जो है वो सही आंसर है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, भाषा के व्याकरण की समझ को पहला, केवल लघुत्तर प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना चाहिए। देखिए, केवल लग गया, नेगेटिव हो जाएगा। निबंधात्मक प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना चाहिए। संदर्भ परक प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना चाहिए। केवल वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना चाहिए। तो देखिए, दोनों केवल तो जो है क्रॉस हो जाते हैं, तो नेगेटिव में जा रहे हैं। इन दोनों के बीच में हमें देखना है। तो देखिए, निबंधात्मक प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना चाहिए, तो इसमें भी एक तरीके से केवल निबंधात्मक में बांध दिया गया है, तो ये भी नेगेटिव हो जाता है। तो जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 3, संदर्भ परक प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना चाहिए। तो इसका आंसर 3 रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चे के घर की भाषा और विद्यालय की भाषा के बीच के संबंध को पहला, कठोरता से देखना चाहिए। दूसरा, उपेक्षित करना चाहिए। तीसरा, उसकी विविधता और लचीलेपन के साथ देखना चाहिए। चौथा, समाप्त कर देना चाहिए। तो देखिए, कठोरता, उपेक्षित करना और समाप्त कर देना, ये तीनों ही जो है नेगेटिव आंसर हैं। तो जो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा तीसरा, उसकी विविधता और लचीलेपन के साथ देखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहले बच्चे के लिए लिपिबद्ध और उससे जुड़ी ध्वनियाँ निरर्थक होती हैं, सार्थक होती हैं, मूर्त होती हैं, अमूर्त होती हैं। तो देखिए, सबसे पहले जो है बच्चा जब भाषा का ज्ञान नहीं होता बच्चे को भाषा का, तो जो ध्वनियाँ निकलती हैं यानी कि आपस में उसके जो परिजन जो वार्तालाप कर रहे होते हैं वो सारी ध्वनियाँ उस बच्चे के लिए निरर्थक होती हैं। तो जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1, निरर्थक होती हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो दे रखा है वो है, बच्चे की भाषा के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, यानी कि बच्चे की भाषा के संदर्भ में जो है कौन सा कथन सही है ये दे रखा है। तो देखिए, पहला पॉइंट है, बच्चों की भाषा में बहुत अधिक व्याकरणिक त्रुटियां होती हैं।
बच्चों की भाषा में नियमबद्ध व्यवस्था की झलक मिलती है। बच्चों की भाषा तार शैली में ही रहती है। चौथा है, बच्चों की भाषा को सुधारने के लिए दंड एवं पुरस्कार आवश्यक है। तो देखिए ये जो तीनों कथन है वो तीनों ही गलत है, क्योंकि बच्चों की जो भाषा होती है वो ऊटपटांग होती है, क्योंकि बच्चा जो है नियमबद्ध तरीके से भाषा को नहीं बोल सकता। बच्चा जो है भाषा को लेकर अनजान रहता है। बच्चे की जो भाषा है वो तार शैली में होती है, यानी कि एक साथ एक अच्छी सुदृढ़ शैली में होती है, तो ये भी गलत है। बच्चे की जो भाषा है सुधारने के लिए दंड एवं पुरस्कार, तो देखिए हम यूज़ में ही नहीं ले सकते हैं, पूर्णतः जो है प्रतिबंधित है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एक, बच्चों की भाषा में बहुत अधिक व्याकरणिक त्रुटियां होती हैं। डेफिनेटली जो बच्चा जब बोलना शुरू करता है तो उसके अंदर जो है बहुत सारी व्याकरणिक त्रुटियां पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, भाषा की कक्षा में बच्चे स्वाभाविक अभिव्यक्ति के लिए किसी भी प्रकार का रेखांकन कर सकते हैं। यह कथन है गलत है, सही हो सकता है, सही है, क्योंकि रेखांकन भी अंततः भाषा की तरह अभिव्यक्ति का साधन है। सही है, क्योंकि भाषा की पुस्तक में भी चित्र होते हैं। तो देखिए ये जो है रेखांकन का मतलब होता है अंडरलाइन करना, यानी कि बच्चे जो है स्वाभाविक अभिव्यक्ति के लिए किसी भी तरीके से अंडरलाइन कर सकते हैं। तो देखिए पूर्णतः गलत है ये कथन, तो जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पहला, गलत है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, सृजनात्मकता का विकास करने में कौन सा सहायक नहीं है। कविता पूरी करना, देखिए ये भी सृजनात्मकता का विकास है। चित्र पर आधारित मौखिक अथवा लिखित वर्णन, देखिए ये भी सृजनात्मकता है। प्रश्नों के उत्तर लिखना, अधूरी कहानी को पूरा करना, तो देखिए अधूरी कहानी पूरा करना, कविता पूरी करना, चित्र के आधार पर मौखिक व लिखित वर्णन, ये सारे जो है सृजनात्मकता को बताते हैं। बच्चा आगे जो है सृजन करने के लिए मोटिवेट होता है। लेकिन जो प्रश्नों के उत्तर लिखना है वो सृजनात्मकता का गुण नहीं है। तो जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 3, प्रश्नों के उत्तर लिखना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा की कक्षा में दीवारें चार्ट से भरी होनी चाहिए। शिक्षक द्वारा प्रयुक्त गतिविधियां और युक्तियां महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। तीसरा, औपचारिक रूप से आकलन पर बल दिया जाए। चौथा, व्याकरणिक नियमों पर बल देना चाहिए। तो देखिए इसमें जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दूसरा, शिक्षक द्वारा प्रयुक्त गतिविधियां और युक्तियां महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। बाकी सारे जो हैं औपचारिक रूप से व्याकरणिक नियमों पर बल देना और दीवारों चार्ट से भरी होनी चाहिए, ये मीनिंगलेस है, क्योंकि भाषा की कक्षा में जो है भाषा शिक्षक जो होता है बहुत ज़्यादा एफर्ट करता है और बच्चे उन एफर्ट के माध्यम से सीखते हैं। तो जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 2। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी भाषा के अतिरिक्त कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। तो देखिए देवनागरी लिपि में जो है मराठी भाषा भी लिखी जाती है। तो जो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दूसरा, मराठी भाषा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा शिक्षण का बहुभाषिक संदर्भ एक से अधिक भाषाएं सीखने की ओर संकेत करता है। एक से अधिक भाषाओं में शिक्षण सामग्री है। एक समस्या है, बच्चों द्वारा एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग करने की ओर संकेत करता है। तो देखिए भाषा शिक्षण में बहुभाषिक संदर्भ जो होता है वो बच्चों के द्वारा एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग करने की ओर संकेत करता है। तो जो चौथा हो जाएगा आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 4, बच्चों द्वारा एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग करने की ओर संकेत करता है। देखिए क्वेश्चन 4 जो है वो है जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, हिंदी भाषा शिक्षण का एक मुख्य उद्देश्य है भाषा का ज्ञान देना, प्रश्न पूछने, अपनी बात कहने के अवसर देना, मौन पठन के उपरांत शब्दार्थ कराना, या चौथा व्याकरणिक नियम कंठस्थ कराना। तो देखिए नियम को कंठस्थ कराना, मौन पठन के उपरांत शब्दार्थ कराना, या प्रश्न पूछने, अपनी बात कहने के अवसर देना। तो देखिए ये सारी जो चीज़ें हैं भाषा के ज्ञान के अंदर समाहित हो जाती हैं। तो जो सबसे उपयुक्त आंसर रहेगा वो हो जाएगा 1, भाषा का ज्ञान देना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब भाषा सीखने की प्रक्रिया बच्चे के दैनिक जीवन की ज़रूरतों से जुड़ी हो तो पहला है भाषा सीखना सार्थक होता है, दूसरा है भाषा सीखना निरर्थक होता है, तीसरा बच्चों को विशुद्ध मनोरंजन की प्राप्ति होती है, चौथा भाषा सीखना कठिन हो जाता है। तो देखिए अगर भाषा की प्रक्रिया जो है बच्चे के दैनिक जीवन से जुड़ी हुई होती है तो जो उसका भाषा सीखना है वो सार्थक हो जाता है। तो जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1, भाषा सीखना सार्थक हो जाता है।
देखिए ये लास्ट क्वेश्चन था। जो टेस्ट 7 है वो यहीं पर हमारा पूर्ण हो जाता है। इसके बाद कल हम वापस से मिलेंगे। मैं एक और टेस्ट जो है वो लेकर के आऊँगी आप लोगों के लिए। हिंदी भाषा शिक्षण से संबंधित टेस्ट यहाँ पर चल रहे हैं। हिंदी भाषा की जो कॉमन जो विधियाँ हैं, जो कि जितनी भी लैंग्वेज जिन लोगों ने ले रखी है, या फिर जो क्वेश्चंस को एनालाइज करने की जो पावर है वो इन क्वेश्चंस के माध्यम से बढ़ सकती है। तो देखिए ऐसा नहीं है कि जिसके पास हिंदी भाषा है केवल वही प्रश्नों को देखे। एक तरीके से ये प्रश्न उस तरह के हैं जो कि सभी तरह के सब्जेक्ट में पूछे जाते हैं। तो देखिए कॉमन शिक्षण विधियां हैं, और इसके अलावा जो है मापन एवं मूल्यांकन से संबंधित 2 वीडियोस मैंने इसमें अपलोड कर दिए हैं। मापन एवं मूल्यांकन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण रोल रखता है। तो जिन फ्रेंड्स ने नहीं देखे हैं वो भी जाकर के देखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।